देखिए आगे, वे झुंझलाकर बोले। अब वे चिड़चिड़ करने लगे अधिकारी, और चिड़चिड़क कर करके उन्होंने फिर से लेखक को पूछा। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हम यहाँ रेड मारने आए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम समझे नहीं। झुंझलाकर बोले, वो गुस्से से उन्हें बोले, देखिए हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्थ, अब देखो अधिकारियों के मत से यहाँ अर्थ मतलब संपत्ति। अधिकारियों ने कवि से कहा कि हमें तुमने जो इनलीगल तरीके से धन कमाया है, अर्जित मतलब कमाना, अनाधिकृत मतलब इनलीगल, तुमने जो इनलीगल तरीके से धन कमाया है वो चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला। लेखक अभी भी शांत है और वे मुस्कुराकर जवाब दे रहे, अर्थ मेरी नई कविता में है। अब लेखक के मत से अर्थ मतलब मीनिंग जो उनकी कविता में है, और अधिकारियों के मत से अर्थ मतलब संपत्ति। तो एक लेखक, एक कवि के पास कौन सी संपत्ति होगी, तो उनकी कविताओं की संपत्ति। लेखक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अर्थ मेरी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। अगर तुम्हें अर्थ चाहिए तो मेरी कविताएं पढ़ो और मेरी कविता में जो अर्थ छुपा है उसे ढूंढ लो। अब वे कड़क कर बोले। अब वो इतना सीरियस काम कर रहे थे और लेखक इस तरीके से जवाब दे रहे थे, अधिकारियों को लगा कि जानबूझकर ये गलत जवाब दे रहे। फिर वे कड़क कर, थोड़ा सा कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। अब गोल्ड का पीछा उन्होंने छोड़ दिया, चांदी, सिल्वर, चांदी के गहने आभूषण कहाँ रखे हैं। मैं भड़क कर बोला। अब लेखक भी थोड़े से, कवि भी थोड़े से चिढ़ गए और बोले, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। देखिए कितना सुंदर जवाब है। जब बाल सफेद हो जाते हैं तो बालों का रंग चांदी जैसा हो जाता है, सिल्वर बाल हो जाते हैं। तो कवि ने भी भड़क कर कहा कि चांदी चाहिए ना, मेरे बालों में है। अब वे उद्भ्रांत होकर बोले। उद्भ्रांत होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्से से तिलमिला जाना, हैरान हो जाना कि ये कैसा व्यक्ति है, किस तरह के जवाब दे रहा है कि हम इसको सोने के बारे में पूछ रहे, चांदी के बारे में पूछ रहे और ये अलग अलग प्रकार की जवाब दे रहा है। उन्होंने, वे उद्भ्रांत हैरान होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। अब अगला सवाल अधिकारियों ने कवि से किया, नोट कहाँ है, पैसे कहाँ रखे हैं। अधिकारी, आपको पता ही है कि आने के बाद वो घर का कोना कोना ढूंढते हैं, जहाँ कहाँ उनको नजर आए पूरा सामान यहाँ वहाँ बिखेर कर, उनके पास परमिशन रहती है तो पूरा घर वे ढूंढते, उसके लिए उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता था। अब उन्होंने पूछा कि चलो नोट कहाँ है, इसके साथ वो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। देखिए कवि का शानदार जवाब। आपको नोट चाहिए ना, यहाँ अधिकारियों के मत से नोट का अर्थ है पैसे, और कवि के मत से नोट का अर्थ है जो हम परीक्षा में नोट्स तैयार करते हैं वो। तो कवि ने कहा कि नोट्स चाहिए क्या, मैं परीक्षा से 1 महीने पहले जरूर तैयार कर लूंगा। अब वे गरज कर बोले, जोर से कड़क कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा का अर्थ है संपत्ति या फिर सिक्के, पैसे। अधिकारियों ने कहा कि अरे हम नोट मतलब मुद्रा के बारे में बात कर रहे, पैसों के बारे में बात कर रहे। मैं लरज कर बोला, मतलब शर्मा कर बोले थोड़े से कवि की, मुद्राएं आपको देखनी है, आप मेरे मुख पर देख लीजिए। कवि के हिसाब से मुद्रा का अर्थ है चेहरे पर होने वाले एक्सप्रेशन, आने वाले एक्सप्रेशन, और अधिकारियों को चाहिए थी मुद्रा मतलब पैसे। अब कवि के हिसाब से तो वो तो कवि है, वो तो बोलेंगे साहित्य की भाषा, तो उन्होंने कहा आपको मुद्रा चाहिए ना, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। उन्हें लगा कि ये कैसा व्यक्ति किस तरह के जवाब दे रहा है, ये इस तरह से नहीं मानेंगे। फिर वे डायरेक्टली, देखिए फिर शयन कक्ष में घुस गए, मतलब डायरेक्टली बेडरूम में वो अब कवि के घुस गए हैं और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। तकियों में जो रुई होती है आपको पता ही है, आपको अच्छे से अंदाजा है कि लोग पैसे कहाँ कहाँ छुपा कर रखते हैं। बड़े लोग जो इनलीगल धन होता है उनका, कुछ लोग दीवारों में छुपा कर रखते हैं, कुछ लोग तकियों में छुपा कर रखते हैं, कुछ लोग गद्दे के नीचे नोट्स रखते हैं। तो ये फटे हुए तकिया, अब देखिए यहाँ पर फटा हुआ तकिया ये कवि की हालत बयान कर रहा है, मतलब उनके पास अच्छे से तकिए भी नहीं। फटा हुआ तकिया मतलब वे कितने गरीब है हम समझ सकते हैं, साहित्य से भी अमीर है लेकिन ऐसे वे गरीब है। फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। टूटी अलमारी भी उनकी जो परिस्थिति है वो बयान करती। फटा हुआ तकिया, टूटी अलमारी को उन्होंने खोला। रसोई की खाली पीपिया, खाली पीपिया मतलब उनके रसोई में जो पीपिया थी, पीपियों का अर्थ है ढोल के आकार के डिब्बे, लोहे से बने हुए ढोल के आकार के जो डिब्बे होते हैं उन्हें पीपिया कहते हैं। तो पीपियों में भी कुछ भी नहीं था लेखक के घर में। फटे हुए तके, टूटी अलमारी, खाली पीपिया, ये लेखक की परिस्थिति को बयान कर रहे।
पीपीओ को भी उन्होंने देखा, उन्हें फिर भी उसमें भी कुछ नहीं मिला। अलमारी को खोला, उसमें भी कुछ नहीं मिला। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक मतलब बच्चों के लिए, कवि के बच्चों का जो पिगी बैंक था वो भी उन्होंने, मिट्टी का एक बर्तन था जिसमें पैसे जमा करते, वो भी उन्होंने देख डाली। शायद इसमें कवि ने पैसे छिपा कर रखे हो, ऐसा लगा उन्होंने। पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कौन सा तत्व मिला? खाली। तकिया भी खाली था, अलमारी भी खाली थी, पिपिया भी खाली थी और गुल्लक भी खाली थी। उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। कनस्तरों में, कनस्तर मतलब छोटे से बर्तन होते, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। मतलब उन्हें शून्य ब्रह्मांड मतलब कुछ भी नहीं। जो अधिकारी थे उनको कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर ऐसा अरण्यकांड। अरण्यकांड मतलब बिखरा हुआ सामान, घर की बिखरी हुई परिस्थिति। अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अब अधिकारियों को क्या होता है कि आते ही अगर वे सामान यहाँ वहाँ डालने लगे, देखने लगे, तो उनको लगता है कि यहाँ नोट मिलेंगे, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, पैसे मिलेंगे बहुत सारे। लेकिन यहाँ कवि के घर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो वे थोड़े से नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, यहाँ पर उनके हिसाब से उन्हें धन मिलना चाहिए था। इसलिए आते उन्हें लगा था बहुत सारा धन मिलेगा, इनलीगल धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। लेकिन उनका खिला हुआ चेहरा, लेखक का ये बिखरा हुआ सामान और खाली चीजें देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। बाकी का हिस्सा हम अगली तासिका में देखेंगे।